नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसके उपयोग क्या हैं, इसकी टेक्निक क्या है, पूरे स्टेप में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसे हम डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। इसकी खोज एलेक्स जेफरी के द्वारा की गई थी सन 1984 में। इसके अलावा अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है वो हत्या के केस सुलझाने में किया जाता है। किसी अपराधी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उसकी पहचान इस टेक्निक के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा बलात्कार के केस सुलझाने में किया जाता है। पैतृक विवाद सुलझाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है ए, उसके द्वारा अपने राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो ए का बाप है। अब जैसे ये खबर मीडिया में आती है वैसे ही लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने लग जाते हैं। अब मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री को तो अपनी कुर्सी जाने का डर है, संपत्ति जाएगी वो तो अलग है ही। अब मुख्यमंत्री कहेगा कि भाई डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट होगा तो यहाँ से ए का डीएनए लिया जाएगा और मुख्यमंत्री का भी डीएनए लिया जाएगा, दोनों का मिलान किया जाएगा। अगर डीएनए मिलता जुलता है तो उसका मतलब है कि ए मुख्यमंत्री का बेटा है। अगर डीएनए नहीं मिलता है तो उसका मतलब है कि भाई जो ए है वो झूठ बोल रहा है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अगर हमें समझना है तो उससे संबंधित कुछ और पॉइंट हमें समझने होंगे। पहला जो पॉइंट है वो है RFLP यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो मनुष्य होते हैं उनमें 99% जो डीएनए है वो समान ही होता है, लेकिन 0.1% डीएनए जो होता है वो ही अलग होता है और इसी के आधार पर ही सारी विविधता पैदा होती है। अब जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मान लो हमारे पास एक सैंपल का डीएनए है। इस तरीके से हम एक एंजाइम लेते हैं जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। ये डीएनए के विशेष अनुक्रम को पहचान कर इसे काटने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कई तरीके के होते हैं और ये अलग अलग अनुक्रम पहचानते हैं। सामान्यतः सबसे अधिक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रयोग किया जाता है वो HI3 है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस, इससे प्राप्त होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये जिस अनुक्रम को पहचानता है वो है GGCC। इस अनुक्रम को तो यहाँ से ये इस तरीके से बीच से काट देता है। अब मान लो जो ये वाला अनुक्रम है ये यहाँ पर है तो यहाँ से ये इस तरीके से काट देगा, यहाँ से भी काट देगा। अब ये काटने के बाद में जो ये फ्रेगमेंट है इसे हम रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट कहते हैं। अब हर मनुष्य के अंदर डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो जब इसकी कटिंग करेगा तो कॉमन सी बात है हर डीएनए के अंदर वो अलग अलग जगह से ही करेगा। ठीक है, दूसरा सैंपल जैसे हमने ये वाला लिया एक और, इसमें यहाँ से कर रहा है वो कटिंग, तो जो ये वेरिएशन जो होगी जो फ्रेगमेंट की, इसी को हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है इस वेरिएशन को, और इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब जो दूसरी चीज़ है वो है VNTR यानी वेरिएबल
नंबर टेंडम रिपीट। जो ये VNTR होता है इसे हम मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि DNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम होता है। मान लो जो ये अनुक्रम है ये इस तरीके से है, इस तरीके से एक अनुक्रम है। ये लगभग 14-15 का अनुक्रम है इस वक्त। ये एक DNA के ऊपर ये वाला अनुक्रम आया है। अब ये अनुक्रम अगर किसी DNA के ऊपर बार बार आ रहा है, मान लो ये वाला एक आपके सामने DNA है और जो हमने ये अनुक्रम दिया है ये एक मैंने बॉक्स के रूप में आपको ये बता दिया। अब ये वाला जो अनुक्रम है अगर ये बार बार इस तरीके से आ रहा है एक DNA के ऊपर तो हम इसे VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये जो VNTR है ये कई हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, डिपेंड करता है जो फ्रेगमेंट है हमारे पास। जो मैंने आपको बताया था कि एंडोन्यूक्लियस जब कट कर देता है उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो VNTR होते हैं। जो हम सैंपल लेते हैं, मान लो हमने 3 DNA का सैंपल लिया है तो इसके ऊपर मान लो 2 VNTR हैं, इसके ऊपर 4 हैं। इन VNTR की लोकेशन और इनकी जो रिपीट की संख्या है इनका एनालिसिस इस DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है और उसी के बेस पर ये टेक्निक काम करती है। उम्मीद है आपको VNTR अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो VNTR से अलग भी एक और चीज़ होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। अगर जो मैंने आपको बताया है अनुक्रम, जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम आपके सामने अभी जो ये अनुक्रम है VNTR तभी कहलाएगा तब ये 10 से लेके 60 के बीच में ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये हो। मान लो अभी मैंने आपको 14 बताया है, 14 की जगह पे अगर ये 20 हो, 25 हो, तब तक ये VNTR है। लेकिन अगर ये 10 से कम है, मान लो कि ये सिर्फ 4 का ही एक अनुक्रम है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये VNTR नहीं होगा। इसे हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। जबकि जो VNTR है इसे हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। VNTR को मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और ये इसका जो अनुक्रम है न्यूक्लियोटाइड का वो 10 से लेके 60 तक होता है और ये बार बार रिपीट होता है। आपने महत्वपूर्ण बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, VNTR क्या होता है। VNTR को ही हम दूसरे मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में। स्टेप वहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक सेल है उसमें से ये DNA है, इसको बाहर निकाल लिया इस तरीके से, ये बाहर आ गया है। अगर जो ये DNA है ये सफिशिएंट नहीं है यानी कम है तो हम PCR टेक्निक से इसका एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं और इसको बढ़ा लेते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे और जो ये एंजाइम है वो अनुक्रम पहचानेगा और कट कर देगा।
अब जब ये कटिंग हो जाएगी उसके बाद में तीसरा स्टेप अब स्टार्ट होगा। जो तीसरा स्टेप है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एक प्लेट ली गई है, इसके अंदर अगारोज जेल डाला गया है। इसका एक सिरा कैथोड है, दूसरा है एनोड। यहाँ पर इनको सप्लाई की जा रही है बिजली। अब क्या करेंगे हम, जो सैंपल हमारे पास है, मान लो इसके अंदर सैंपल है, हमने ये सैंपल इसके अंदर डाला। जैसे ही हम ये सैंपल जो डीएनए हमारे पास है 3-4 डीएनए वो हमने इसके अंदर डाले, तो क्या होगा कि जिस जो डीएनए होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो जो डीएनए होगा वो, जो ये एनोड है प्लस के रूप में, पॉजिटिव के रूप में जो दिख रहा है, इसकी तरफ जो डीएनए आएगा। लेकिन जिस डीएनए का अनुभार सबसे कम है वो सबसे इसके पास में आएगा। यहाँ पर मान लो ये एक डीएनए है, उसका अनुभार कम, सबसे कम अनुभार का डीएनए यहाँ पर आ गया। जिसका अनुभार थोड़ा इससे ज़्यादा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जिसका अनुभार सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ये प्रक्रिया करके दिखाई है, इसे बोलते हैं, ये तीसरा स्टेप है और इसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब अगला जो स्टेप है फोर्थ, वो है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। इसको हम, जो सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक है, इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 2 स्टेज में बांट सकते हैं। पहली स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसका डीनेचुरेशन कर दिया जाता है एक एल्काली सॉल्यूशन के द्वारा, और इसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर अब इसे बदल दिया गया है। ये सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक की पहली स्टेज है। अब जो दूसरी स्टेज है उसमें क्या करते हैं, एक इसके अंदर नाइलॉन शीट रखी जाती है और उसके ऊपर जो ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट थे उनको अटैच कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है इसके ऊपर। ये है दूसरी स्टेज। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें ये देखने हैं तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की डाई आती है, उसकी सहायता से देखा जाता है। यूवी रेज इनके ऊपर डाली जाती है, तब जाकर ये हमें अच्छे से दिखते हैं। ये है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है 5वां हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है आप यहीं पर देख लीजिए। हम एक डीएनए प्रोब लेते हैं। डीएनए प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक प्रायोगिक रूप से एक डीएनए लिया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो। उसको हम जब इधर इन खंडों के पास, जो हमारे पास डीएनए सैंपल थे सिंगल स्ट्रैंडेड, उनके पास लेके आते हैं, तो जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट था उसके ऊपर वीएनटीआर जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये उनको तैयार किया जाता है डीएनए। ये यहाँ पर इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। ये देखिए इसके साथ में ये डीएनए प्रोब अटैच हो गया है, वीएनटीआर की पहचान कर ली गई है। ये यहाँ पर डीएनए प्रोब इनके साथ अटैच हो गए हैं। तो अब जो छठा स्टेज जो आएगी उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है, हम एक्सरे, एक फिल्म इनका एक्सरे लेते हैं, एक तरीके से इनका एक्सरे लिया जाएगा और उस एक्सरे को, जैसे कि हम बाकी एक्सरे देखते हैं उनको अच्छे से देखा जाता है, उसी तरीके से इसमें भी एक्सरे को इनका अध्ययन किया जाएगा, इनका एनालिसिस किया जाएगा कि वीएनटीआर कहाँ पर हैं, कितने हैं, उनकी लोकेशन वगैरह
क्या है, और उसी के बेस पे हमें पता लगाया जाता है कि दो जो सैंपल है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अपराधी जो है जिसका हमें सैंपल मिला है वो अपराधी व्यक्ति है या नहीं है। सारे केस इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है आपको जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।